जय सिया राम। तो हम सेट 7 2023 के और पार्ट 2 में हम 4 के ढाई तक कर चुके हैं। अब 5 के कै से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 आई तथा 4 आई तीव्रता की दो तरंगों की परिणामी ज्ञात कीजिए जब तरंगे कला संबंध हो तथा कला असंबंध हो। तो देखो, हम कहते हैं तीव्रता I1 जो है वो है 9I और I2 जो है वो है 4I। ठीक है। और जब ये प्रकाश स्रोत जो है वो कला संबंध होंगे, कला संबंध, तो जो है आई नेट जो दिया जाएगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट में I1 I2 कोस फाई। जो फाई जो है वो जो है उनके बीच का कलांतर है। ठीक है, तो ये होगा, यानी कि हम कह सकते हैं 9I प्लस 4I प्लस 2 रूट में ये 9I और 9 का 3 अंडर रूट में आई और 4 का 2 और 3 2 6 हो जाएगा इंटू 6I कोस फाई, ये होगा। और जो है ये जो तीव्रता है वो क्योंकि कला संबंध है तो उनके बीच के कलांतर पर डिपेंड करेगी। आई जो मैक्सिमम होगा इसमें वो हो जाएगा जब आई मैक्सिमम के लिए कोस फाई का मान क्या होगा, वो होगा 1। ठीक है, और यहाँ 1 रख देंगे तो 13I और 6 दूनी 12I, वो हो जाएगा 25I। ठीक है, और आई मिनिमम के लिए कोस फाई क्या होगा, वो होगा -1 है जी। क्योंकि जब कलांतर अगर 0 हो 2π हो तो उनमें कोस फाई का मान 1 होगा, और जब कलांतर पाई 3π 5π हो तो ये -1 होगा। ठीक है, तो -1 में 13I में से 12I चला जाएगा तो आई मिनिमम क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा खाली आई। और जबकि जो स्रोत होंगे जब वो कला असंबंध होंगे, कला असंबंध, भाई कला असंबंध है तो अब तो कला तो है ही नहीं, तो जो आई नेट होगा वो हो जाएगा I1 प्लस I2 हर जगह, यानी कि 9I प्लस 4I यानी कि 13I। ठीक है, और ये जो है इस फॉर्मूले का एक डेरिवेशन होता है पूरे का पूरा। ठीक है, व्यतिकरण वाले चैप्टर में वहाँ से आए I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2। तो मतलब जब कला संबंध स्रोत होंगे जो तीव्रता होगी वो 5 पे डिपेंड करेगी कलांतर पे, और जब कला असंबंध होंगे तो बस जुड़ जाएगी वो सीधी सीधी। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए। बामर श्रेणी के H अल्फा और H बीटा और तीसरी श्रेणी सीमा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो भाई हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख जो है हम सेट 1 से खींचते आ रहे हैं और कई सेट में हो चुका है। ठीक है, हम ये नहीं करेंगे, हम ये अगले पोर्शन करेंगे बस इसका, बामर श्रेणी के लिए H अल्फा H बीटा। तो देखो, जो बामर श्रेणी है, बामर श्रेणी, तो बामर श्रेणी का फॉर्मूला क्या है, 1/λ बराबर R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। ठीक है, यह बामर श्रेणी के लिए तरंगदैर्घ्य निकालने का फॉर्मूला, जहाँ R क्या है, R है रीडबर्ग नियतांक। ठीक है, तो मेरे को H अल्फा निकालना है, तो H अल्फा लाइन के लिए जो होगा H अल्फा के लिए n बराबर हो जाएगा 3। ओके, तो 1/λ बराबर R 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, ये होगा R 1/4 माइनस 1/9, यानी कि R इंटू ये हो जाएगा नीचे 36 और 9 एकम 9 4 एकम 5/36 1/λ
ये हो गया। या अगर मेरे को लैम्बडा निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 5 इंटू आर। ठीक है। और देखो 1/r की वैल्यू भी याद रखो। देखो रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू होती है ना, आर बराबर 1.098 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स ये होती है। तो 1/r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/r की वैल्यू हो जाएगी 0.91 इंटू 10⁻⁻7 मीटर में। ठीक है। तो बस ये क्या हो जाएगा 36/5 और इंटू 0.91 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब ये आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 6.557 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, यानी कि लगभग 6557। देखो अब ये 3 पॉइंट इधर ले आए तो 10⁻−10 मीटर हो जाएगा ना, और 10⁻−10 मीटर क्या होता है, एंगस्ट्रॉम में बन जाएगा। तो ये आ जाएगी एच अल्फा की वैल्यू। ध्यान दो हमने क्या करा, हमने पहले बामर श्रेणी के लिए तरंग दायरे का फॉर्मूला लिखा और एच अल्फा के लिए यहाँ एन बराबर क्या करा 3 लिया पहली लाइन के लिए। एन भाई 2 से अगला 3 तो आगा, मतलब बामर श्रेणी की पहली लाइन चाहिए। तो कैसे आएगी, जब एन बराबर 3 एनर्जी लेवल से एन बराबर 2 पे आए वो। ठीक है। तो ये कर दिया हमने। ओके। अब एच बीटा के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, एन बराबर 4 हो जाएगा। एच बीटा लाइन निकालनी है के लिए एन बराबर क्या लेंगे हम, 4 लेंगे। तो 1/λ बराबर आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। ओके। तो 1/4 माइनस 1/16, 4 का स्क्वायर 16 ही होता है ना। बताओ यार, होता है ना। 16 एलसीएम हो जाएगा 4 और माइनस 1, 3/16, 1/λ बराबर 3r/16 या लैम्बडा बराबर 16/3r। ओके। और आपको बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, 16/3 और 1/r की 0.91 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। आगे की मल्टीप्लाई तो आप कर ही दोगे ना। ठीक है। और सीमा क्या था वो, श्रेणी सीमा, श्रेणी सीमा की तरंग दैर्घ्य यानी श्रेणी सीमा यानी मैक्सिमम जो एनर्जी का फोटोन हो सकता है, जिसके लिए वेवलेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी श्रेणी सीमा के लिए। तो उसके लिए श्रेणी सीमा, उसके लिए क्या रख देंगे हम, एन बराबर इन्फिनिट रख देंगे। तो 1/λ बराबर आर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/∞। तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/λ बराबर आर इंटू 1/4। ओके। तो लैम्बडा बराबर 4/r, उल्टा कर दिया, यानी 4 और 1/r की वैल्यू 0.91 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, यानी 4 एकम 4 और 9 चौक 36 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये हो गई। एंगस्ट्रॉन्ग में लिख लोगे तो लिखो 3640 एंगस्ट्रॉन्ग। नैनोमीटर में लिखना हो तो 364 नैनोमीटर लिख दो। तो ओके है, ये फॉर्मूला लगाना था बस ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये कह रहा है कि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरे संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र के लिए विभवांतर तथा धारिता ज्ञात कीजिए। वैसे तो यार मैंने इसके लिए ना पहले सेट से बोलता रहा हूँ कि इसके लिए अलग से वीडियो है ना, पर वो कोई देख नहीं रहा है, 50 व्यूज है उसके। तो मैं अभी करवा देता हूँ ये थोड़ा सा यहीं पर। देखो अगर कोई संधारित्र है, मान लिया ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इधर प्लस आवेश है, इधर माइनस आवेश है, और इसमें फिलहाल क्या है, इसमें है वायु। ठीक है। और इसकी प्लेटों के बीच की चौड़ाई है d। ठीक है। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, जो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र
वो विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ओके, और विभवांतर हम निकाल लेते हैं V बराबर ई डी करके, यानी सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब देखो, अगर इसके इसी समांतर प्लेट संधारित्र में पूरे के अंदर जो है, पूरे के अंदर एक परावैद्युत पदार्थ भर दिया हमने, इसका परावैद्युतांक क्या है, के है। तो अब जो विद्युत क्षेत्र होता है ई, वो होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के। ओके, और विभव आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट के इंटू दूरी है डी, तो डी ये आ जाएगा। ठीक है, पर हम क्या करेंगे अभी, हम भरेंगे आंशिक रूप से। ठीक है, यानी जैसे ये संधारित्र है, हम इसमें आंशिक रूप से भर देंगे। ये आंशिक रूप से जो है, इसकी चौड़ाई है टी, तो टी चौड़ाई तक का हमने परावैद्युतांक भर दिया। टोटल चौड़ाई कितनी थी, टोटल चौड़ाई थी डी। ठीक है, अब टी में तो परावैद्युतांक है, तो वायु कितने में बची, वायु बची डी माइनस टी में। देखो टोटल डी है और परावैद्युत पदार्थ टी चौड़ाई तक है, तो वायु कितने में बची, वायु बची डी माइनस टी में। तो देखो जो वायु वाला विभव है, इसको कर देंगे, इसकी चौड़ाई हो जाएगी टी डी माइनस टी। तो देखो अब कुल विभव क्या आ जाएगा, ये वायु वाला तो हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी। ठीक है, क्योंकि चौड़ाई अब डी ना हो गई, डी माइनस टी है उसकी, और जो प्लस जो ये है टी में, वो क्या है सिग्मा बटा के एप्सिलॉन नॉट है, और इसकी चौड़ाई क्या है, इसकी चौड़ाई है टी है, इसकी चौड़ाई है टी। तो कुल विभव वी बराबर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब हमें पता है फॉर्मूला एक क्यू बराबर फॉर्मूला है सी वी। ओके, तो मैं v को क्या लिख सकता हूँ, मैं v को लिख सकता हूँ q बटा सी, और q क्या है, q है सिग्मा यानी पृष्ठावेश घनत्व, और इनटू ए। देखो भाई सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है q बटा ए, ध्यान रखना हमेशा, पृष्ठावेश घनत्व तो आवेश बटा पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ए की सिग्मा में मल्टीप्लाई कर देंगे तो q आ जाएगा। ठीक है, यानी v को जो मैं लिख सकता हूँ, v को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा ए और बटा सी। तो इधर जो है लेफ्ट साइड में लिख देंगे सिग्मा ए बटा सी बराबर, इधर से जो है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा, बचेगा डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन के। ठीक है जी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, धारिता सी निकालनी है, तो सी को इधर भेजो, एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजो, तो एप्सिलॉन नॉट ए बटे, और ये डिवाइड में पूरा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये बराबर आ जाएगा धारिता सी के। ठीक है, दिस इज अवर धारिता सी, और ये था विभव वी। अगर इस चीज को और थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहते हो तो एक अलग से वीडियो है आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, पहली चीज क्या ज्ञात करनी है हमें, प्रतिरोध पर विभव, प्रतिरोध कहाँ है, मैं ये रहा, मतलब वी आर ज्ञात करना, और परिपथ में धारा आई ज्ञात करनी, और प्रेरक तथा धारिता के विभवों के बीच कालांतर। ओके, तो एक चीज देखो, जो मेरा यहाँ पर जो वी आर है वो भी 180 वोल्ट है, और जो वी सी है वो भी 180 वोल्ट है। तो हमको एक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन वी एल और वी सी तो दोनों बराबर 180, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर, या वी आर जो है वो वी के बराबर है। ठीक है, और ये वी क्या लेंगे हम, वी हमें लेना चाहिए, वी आर एम एस लेना चाहिए। इस जो पूरा ही विभवांतर दे रखा है, वी बराबर 200 कोस 50 पाई टी दे रखा,
इसमें वी आर एम एस क्या हो जाएगा, वी आर एम एस वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 200/√2। ठीक है, क्योंकि 200 तो पीक वैल्यू है और वही जो होगी प्रतिरोध के सिरों में होगी, यानी वी आर जो होगा, वी आर मेरा कितना हो जाएगा 200/√2 और वोल्ट निकाल लिया हमने। दूसरी चीज देखो, अगर प्रतिबाधा लिखनी हो, ठीक है, तो वो भी आर के बराबर ही होगी, क्योंकि वी एल वी सी के बराबर है तो एक्सएल एक्सी के बराबर होगा। मतलब इस सिचुएशन में जब वी एल बराबर होता है ना वी सी के, देख लो यहाँ, देख लो चित्र में दोबारा, भी 180 वोल्ट है, एल के सिरों के बीच भी विभवांतर और सी के सिरों के बीच भी विभवांतर 180 वोल्ट है, तब क्या होता है, तब जेड बराबर होता है आर के। ठीक है, और कितना है वो, वह 400 ओम है, यानी 400 ओम। और आई कितनी हो जाएगी, आई बराबर हो जाएगी V/Z, है नी, वी की वैल्यू वी आर एम एस लेनी है 200/√2, 200/√2, और ये जेड कितना है, ये 400 ओम है, 400 तो 200 से कट जाएगा, इधर 2 बच जाएगा, तो यानी धारा हो जाएगी 1/2√2 एम्पियर, ये हो जाएगी धारा। और तीसरी चीज क्या निकालनी थी, प्रेरक तथा धारिता के विभवों के बीच कलांतर। तो प्रेरक तथा धारिता के विभवों के बीच कलांतर क्या होता है, ये वी एल है, ये वी आर है और ये वी सी है, बराबर है। वैसे दोनों कलांतर कितना होता है इनके बीच में, पूरा 180 डिग्री का कलांतर होता है वी एल और वी सी में। देखो वी आर से एक तो 90 डिग्री आगे है, एक 90 डिग्री पीछे है, तो कलांतर कितना होगा, 180 डिग्री का हो गया ना, हो गया। अगला क्वेश्चन तो कट रहा है भंवर धारा वाला, उसके अथवा में है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बताओ क्या होता है, इस पर आधारित 2 युक्तियों के नाम लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है जब किसी परिपथ से बद्ध विद्युत फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होना, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होने से या क्षेत्रफल में परिवर्तन होने से, किसी भी तरीके से जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना, तो उससे क्या हो रहा है, उससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है नहीं। वो विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है, मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से विद्युत क्षेत्र का उत्पन्न होना। पर हमको ऐसे नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है कि यदि किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो, तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, मतलब अगर हम ऐसे ये कुंडली ले लें, ये तार की बंद कुंडली है मान लिया, है नहीं, बहुत सारे फेरे भी बना दिए इसके, और अगर एक चुंबक लेके हम उसको इसके पास लेके जाए या इससे दूर लेके जाए, तो इसमें क्या होगा, इसमें धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। तो इस पे काम कौन कौन करता है, एक तो विद्युत जनित्र, यही लिख देते हैं, एक तो विद्युत जनित्र। जनित्र क्या होता है, जनित्र होता है भाई जनरेटर, जिससे बिजली बनती है ना, ब्याह शादी में देखा ही होगा आपने, विद्युत जनित्र। ठीक है, विद्युत जनित्र। और दूसरा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम ज्यादा करता है। ठीक है, तो वो भी क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। तो 2 युक्तियां कह रहा था, एक क्या होगी विद्युत जनित्र होगी, और एक क्या होगी ट्रांसफार्मर होगी। तो आज के वीडियो में यहीं तक करते हैं, अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करेंगे।